आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस का मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में। मॉडल पेपर तो है, इसका सॉल्यूशन गलत दिया हो रहता है, इसलिए आज हम लोग सॉल्यूशन को जानेंगे। यहाँ पर हम 80 ऑब्जेक्टिव के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? दर्पण है यहाँ पे, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जरा गौर से समझिएगा इस चीज को। दर्पण कोई भी हो, देखिए जरा ध्यान से समझिए। यहां पे एक बना लिया अवतल दर्पण और ये होना चाहिए पॉजिटिव, इसलिए गलती हो गया। यहां पे देखिए बाएं तरफ माइनस होता है, दाएं तरफ पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो देखिए अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो क्या है? नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वह जो है ना ऋणात्मक होता है। फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? देखिए यहां से धनात्मक होगा, क्योंकि दाईं तरफ है, ध्रुव से दाईं की ओर है, देख रहे हैं, धनात्मक होगा। क्लियर है? दूसरा नंबर क्या है इसका क्वेश्चन, दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो आप जानते हैं, ये तो पहला था। दूसरा नंबर क्या कर रहा है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो F बराबर क्या पढ़े आप लोग? R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि R बराबर 2F। इसमें से जो दो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर, F बराबर R/2। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। बी, इसका कौन सही हो गया था? इसका भी बी था। क्वेश्चन नंबर है 3, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? मतलब कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो मानव नेत्र का स्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम होता है। और ये न्यूनतम हो गया। और अधिकतम कितना होता है? तो अधिकतम होता है अनंत, अनंत तक होता है, इनफाइनाइट तक देख सकते हैं हम लोग। तो ये भी याद हो गया। अब इसका क्वेश्चन क्या है देखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है बी नंबर, तो तीसरा का आंसर भी हो जाएगा बी। तो यहां पे प्रश्न है 4 नंबर, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से गुजरने के बाद अधिक झुकता है? यहां पे अधिक लिख दिए तो क्या होगा देखिए। पहली नंबर बात, प्रिज्म, प्रिज्म से जब प्रकाश, एक श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 वर्णों में टूटता है, 7 वर्णों में जाके टूट जाता है। तो 7 वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो उसमें सबसे ज्यादा जो झुकता है वो है बैगनी। बैगनी सबसे ज्यादा झुकेगा, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, इसलिए इसमें झुकाव ज्यादा होता है। और सबसे कम झुकता है वह है लाल। लाल जो है ना कम झुकता है, क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। यूं कहे कि लाल का शक्ति ज्यादा है तो कम झुकेगा, अब बैगनी का शक्ति 7 रंग में से कम है, इसलिए ज्यादा झुकेगा। और इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बस इतना जानिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहां अगर प्रश्न में अधिक होता तो अधिक कौन झुका है? बैगनी, तो बैगनी आंसर लिखते इसका। अगर इसमें रहता कम झुकेगा तो यहां पे हम लोग लिखते लाल, माने लाल क्या होगा? कम झुकेगा और बैगनी अधिक झुकेगा। ये क्वेश्चन ही गलत इसमें छपा हुआ है, घबराने की बात नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन ये गलत था। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव नेत्र के रेटिना पर बनाई गई छवि कैसी होती है? तो आप ऑप्शन यहां पर देख पा रहे हैं। ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन है, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, और वास्तविक और सीधा। तो इसमें कौन होगा? तो जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। ये मैजिकल बातें हैं, बहुत ही समझने की बातें हैं कि जो आंख का जो रेटिना होता है ना, उस पर अगर किसी आदमी को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनता होगा। जरा देखिए गौर से, सर नीचे पैर ऊपर, वास्तविक एवं उल्टा। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है उल्टा तो होगा ही, बट वो रेटिना में जो तंतु लगा रहता है ना, तंतु, वह तंतु हमारे मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। और वह मस्तिष्क क्या करता है? उसको सीधा करके हमारे सामने सीधा प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, मस्तिष्क करता है सीधा, रेटिना पे बनता है वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर रहना चाहिए बात। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो क्वेश्चन क्या है,
आकाश का रंग नीला क्यों देता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन दिया है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिंपल सी बात है, प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो जब बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल और इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने की बात करते हैं दर्पण में, तो अवतल में बनेगा। अवतल में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, ठीक है, अब बराबर भी बनता है, बड़ा छोटा और बराबर दो तीनों बनता है। अब प्रश्न में ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ बड़ा ही बनता है, आपसे ये पूछ रहा है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ये नहीं कह रहा है कि छोटा नहीं बनता है या बराबर नहीं बनता है। तो बड़ा किस में बनता है? अवतल में। उत्तल में बड़ा बनता है क्या? तो उत्तल में कैसे नहीं है ऐसा कि जो बड़ा बने। अवतल में, उत्तल में हमेशा छोटा ही बनता है प्रतिबिंब। तीनों दर्पण पढ़ते हैं आप, समतल, अवतल, उत्तल, याद कर लीजिए, जरा ध्यान से समझ लीजिए इसको। क्या? समतल, उत्तल और अवतल। समतल दर्पण ऐसा होता है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, अवतल दर्पण जो होता है ऐसा होता है, ऐसा इधर। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है, छोटा। और अवतल दर्पण में बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, तीनों बनता है। और उसका अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे पूछा कौन बड़ा बनता है, तो किसमें बड़ा बनेगा? तो अवतल दर्पण में ही बड़ा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? अब इसके लिए निकट दृष्टि दोष को समझना पड़ेगा आपको। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो उसमें बनने लगता है। तो इसका उपयोग क्या होगा? अवतल, अवतल दर्पण लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद कर लीजिए फिलहाल में, किस लेंस का ऐसे दृष्टि दोष पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल में आप याद करें, निकट दृष्टि दोष जो होता है ना, निकट को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 8 तक हो गया। तो इस प्रकार नंबर बैठाने की बात करें तो 4 का कौन सा आंसर हो गया? तो 4 तक क्वेश्चन ही गलत था। 5 का कौन सा आंसर हुआ? तो 5 का बी हो गया। 6 का कौन सा हो गया? तो 6 का प्रकीर्णन बी हो गया। और 7 का क्वेश्चन कौन हो गया? तो 7 में अवतल दर्पण में बनता है प्रतिबिंब, तो ये बी हो गया। और 8 की बात करें तो 8 में हो गया सी नंबर, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से नंबर बैठा लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। नौ नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाए? 9 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपके सिलेबस से हटकर है। क्या कहा देखिए ध्यान से, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण, विद्युत उपकरण है, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट है, अगर उसे करंट जा रहा है तो इसको पता करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो करंट पता करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ए मीटर का। और इसमें ए मीटर का ऑप्शन ही नहीं है, इसमें है गैल्वानोमीटर, मोटर, जनरेटर और वोल्टमीटर। तो पहली नंबर बात, मोटर जनरेटर तो होगा ही नहीं, है ना। इसमें बता गैल्वानोमीटर और वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर किसका होता है? विद्युत विभव मापने के लिए होता है, यानी विभवांतर को मापने के लिए क्या था? वोल्टमीटर। और पार्श्व क्रम में संयोजित होता है। यहां पर क्या है? तो एक बच गया गैल्वानोमीटर। तो आप भले किताब में नहीं दिया हो परंतु आपको पढ़ाया भी गया है कि गैल्वानोमीटर होता है, वो क्या होता है? गैल्वानोमीटर जो ए मीटर की तरह ही होता है, बस ए मीटर में प्लस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस दोनों सिरा होता है गैल्वानोमीटर। मगर दोनों काम यही करता है, करंट को मापने का पता करता है कि इस विद्युत धारा में कितना करंट है। इसको मापने के लिए गैल्वानोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मगर एनसीईआरटी बुक में इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ए मीटर और गैल्वानोमीटर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों एक ही काम करता है और दोनों को एक ही तरह का जोड़ा जाता है। बस इसमें प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं है, किधरों का किधरों जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए।
अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि अंगूठा हाथ वाला नियम 3 को पढ़ लेते हैं आप लोग, क्या ध्यान दीजिएगा। एक यहां पे क्या है, दाएं हाथ का अंगूठा, देखिए दाएं हाथ के अंगूठा, दाएं हाथ के अंगूठा का नियम ये मैक्सवेल साहब दिए थे, गौर कीजिएगा, मैक्सवेल साहब ने दिए थे। मैक्सवेल का स्क्रू नियम भी कहते हैं इसको, स्क्रू नियम। आप लोगों में से गलती क्या कर ली होइएगा, इसको आप लोग डाल दी हो जाएगा क्या कि इसको आपके दिमाग में चला कि भाई फ्लेमिंग साहब दिए थे, जबकि फ्लेमिंग साहब ऐसा कोई नियम नहीं दिए थे कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम नहीं थे। वो राइट हैंड रूल दिए थे, लेफ्ट हैंड रूल दिए थे, बट राइट हैंड थंब रूल नहीं दिए थे। देखिए 3 रूल पढ़ते हैं आप, एक राइट हैंड थंब रूल जो मैक्सवेल साहब दिए थे, फिर पढ़े थे क्या, बाएं हाथ का नियम वो किसे, फ्लेमिंग साहब दिए थे, और फिर दाएं हाथ का नियम वो भी फ्लेमिंग साहब दिए थे। देखिए बाएं हाथ का और दाएं हाथ का नियम, सिर्फ हाथ का, देखिए हाथ, और यहां पे भी है कि हाथ, ये नियम जो दिए थे ये दिए थे फ्लेमिंग साहब, ये फ्लेमिंग साहब दिए थे, याद कर लीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन कर लेता बच्चा। और ये जो मैक्सवेल साहब है ना, दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है ना, वो मैक्सवेल साहब दिए थे, इसमें कंफ्यूजन बच्चा कर लेता है। इसको सर्टिफाई कर लीजिएगा, आप किताब में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और ऐसे इस वीडियो में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे है वो आएगा। चलिए अब बात करते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑस्ट्रेट, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। मैक्सवेल आपका चला गया डी नंबर, तो इसका आंसर होगा 10 का डी। अक्सर बच्चे मारे होंगे इसमें बी, फ्लेमिंग जाने होंगे सीधे। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए विभव का और विभवांतर का दोनों का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो वोल्ट होता है, वोल्ट ही होता है। तो इसका आप लिख सकते हैं, इसका आंसर कौन होगा, ए। 11 को हो जाएगा ए, इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है, नॉर्मल बात है, ए है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर साल एक बार रिपीट कर देता है, क्वेश्चन पूछ देता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, गौर से समझिएगा इसको। कह रहा है क्या कि किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो संयोजन आप पढ़ते हैं 2 तरह का, एक श्रेणी क्रम और एक पढ़ते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो इसमें जहां देखे ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर जो इक्विवेलेंट होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट के रूप में होता है, और इसमें जो होता है वह 1/Req इक्विवेलेंट जो होता है वह 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के रूप में होता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए। मान लिए कि 3 गो प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम का है। ठीक है, चलिए 2 को लीजिए, ज्यादा लिए तो दिक्कत हो जाएगा आपको। 1 ओम और 2 ओम का ले लेते हैं, चलिए 1 ओम और 2 ओम का लेते हैं, उससे भी हल्का आपको समझना है, समझिए। चलिए हम 2 गो प्रतिरोध लेते हैं, कितना ओम का, 2 ओम का ले लेते हैं। कितना ओम का, 2 ओम का। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ दिए तो 2 ओम प्लस 2 ओम 4 ओम हो गया। आज जब हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो जरा देखिए क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1, क्योंकि 1/2 में 1/2 जोड़िएगा तो 1 आएगा। पहले था 2 दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा, 1, तो घट गया। तो पार्श्व क्रम में घटता है, घट जाता है, और इसमें बढ़ जाता है। याद रखना चाहिए, एकदम हमेशा याद होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और उसी पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे या समांतर क्रम जिसे कहते हैं उसमें जोड़ेंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। क्लियर, जा रुकिए, बंद कर लीजिए फिर की ठंडा नहीं आ रहा है, सुनाइए नहीं बीच में।
ध्यान समझिए। अगला इसमें प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, क्या करा जाए, ध्यान से समझिए इसको। करा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। जो हम लोग ऑस्टेट का प्रयोग करते हैं, चुंबकीय बल रेखा को प्राप्त करते हैं, तो क्या वो सही में होता है कि कल्पना करते हैं हम लोग। तो एक्चुअली चुंबक हम रख दे यहाँ पर, तो क्या इसके चारों ओर रेखा दिखाई देगा हमको? नहीं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल रेखा है, मैंने काल्पनिक है ये वास्तविक नहीं, काल्पनिक। कल्पना करते हैं कि इसके चारों ओर रेखा होगा, बल तो है, बल रेखा को हम लोग कल्पना ही करते हैं सिर्फ, क्योंकि इस चुंबक के चारों ओर बल रेखा दिखाई नहीं देता है। तो ये काल्पनिक है। तो इसका आंसर पूछ रहा है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है कि दोनों है कि दोनों में से कोई नहीं है। तो इसका एकदम आंसर हो जाएगा क्या 13 का ए, कि काल्पनिक होगा। ये काल्पनिक अवधारणा है, ठीक है। चुंबक की ओर, चुंबक के चारों ओर बल रेखा काल्पनिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखिए, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट ये क्या होता है। 1 किलोवाट, ध्यान समझिएगा, 1 किलोवाट ही है क्या। तो 1 किलोवाट ऊर्जा है, कितना ऊर्जा, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट में जब हम बदलते हैं तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल आता है। ये इतना जूल के बराबर होता है एनर्जी, ये ऊर्जा का मात्रक है। इतना ऊर्जा मतलब 3.6 10 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये सी नंबर, इसको जूल लिख सकते हैं आप, जूल, सी नंबर इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट कन्वर्सन है, इसको अगर जाना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे कन्वर्सन हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। मतलब कौन ऐसा ऊर्जा है जो नाभिकीय नहीं, सॉरी यहाँ पे नवीकरणीय है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, मतलब वैसा, आप जानते हैं नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत वैसा ऊर्जा का स्रोत होता है जिन्हें हम उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं, इजी वे में। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ऐसा ऊर्जा स्रोत होता है जिसे हम उसी रूप में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं आसान विधि से, बहुत मुश्किल विधि से प्राप्त होगा, बहुत दिनों के बाद होगा। तो कौन नवीकरणीय है, कौन जल्दी से प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा प्राप्त करने में, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो वह है नाभिकीय ऊर्जा। नहीं, उसमें तो परमाणु का दहन होता है, नहीं होगा वो। कोयला ऊर्जा में नहीं, कोयला भी दहन होता है। सौर ऊर्जा होगा, सौर ऊर्जा में जितना सोलर प्लेट लगा लीजिए, फिर सूरज भान उगेंगे, फिर ऊर्जा मिल जाएगी, वो खत्म नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस खत्म करेंगे तो खत्म होगा करेगा ना, खाना बनाएंगे तो तीनों नहीं होगा, कौन होगा, सौर ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है, तो सौर ऊर्जा, बी। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। देखिए कितनी बार इस बात पे चर्चा कर चुके हैं, अपसारी क्या होता है, इसको याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। अपसारी मतलब जो फैलाता हो, अवतल, अपसरित करता है। अपसरित करता है क्या, फैलाता हो, प्रकाश जाए तो उसको फैलाए, इसको कौन, अपसरित करता हो, इसको कहते हैं अपसरित। कौन करेगा, तो अपसरित जो है ये करने का काम करेगा अवतल लेंस, ठीक है। और उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसरित, एक जगह पे लाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, सिर्फ एक अवतल को अपसरित लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, सर अपसरित नहीं, अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे अपसरित कर रहा है, ठीक है, इसलिए लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस कौन है, तो अवतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत भी दिमाग चल रहा है कि भाई गलती नहीं तो बना रहे हैं हम। देखिए बता तो हमने सही, आप कहीं गलती को सोचे हो जाता है, दिमाग से निकालिए और उसको सेट कीजिए दिमाग में। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ये नहीं आप पढ़े थे, ये 10th के एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि प्राथमिक वर्ण कौन होता है। बट एक बात जान लीजिए, ये जानते हैं क्या किया है, 2018 से पहले के सिलेबस के किताब में था, उस किताब से डाल दिया क्वेश्चन। प्राथमिक वर्ण कौन होता है, जानकारी होना चाहिए। लाल, पीला, लाल, नीला और हरा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ लाल, नीला और हरा, तो तीनों इसका ऑप्शन होगा, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो लाल, नीला और हरा जो है ना प्राथमिक वर्ण है। तो
तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस घबराने की बात नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस होता है तो दिक्कत होता है। 18 नंबर है, हाँ ये क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का भाग रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग कौन होता है? कॉर्निया, पुपिल, पुपिल माने पुतली, रेटिना, आइरिस। तो आँख को देखिए तो कौन रंगीन दिखाया जाता है आपको? पुतली दिखाया जाता है, तो पुतली रंगीन होता है। पुतली को यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया क्या? पुपिल। इसलिए करते हैं थोड़ा साइंस को अंग्रेजी में पढ़ा कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में भी ऑप्शन डाल देता है। पुपिल, पुपिल माने लोग नहीं, यहाँ पे पुपिल माने क्या हो गया? पुतली। जो कहते हैं पुतली, और ये पुतली ही इसका आंसर होगा, पुतली, ये इसका आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर हो गया आपका 18 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 HP बराबर कितना होता है? बहुत ही प्राचीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है, कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। ये एक घोड़ा शक्ति कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो गया 746 वाट, यानी इसका आंसर भी हो गया आपका ए। क्वेश्चन है अगला 20 नंबर, देखिए ये भी पुराना किताब डाल दिया है। कह मैग्नीफाइंग शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास में के डैश होता है, क्या होता है उसमें? तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम सुन के चौंकिए मत, ये आप बहुत बार यूज करते हैं। औजार बक्से में देखते होइएगा लेंस, वो मैग्नीफाइंग मतलब वैसा लेंस जो वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए उपयोग किया जाता हो। तो आपका ग्लास जो देखते हैं औजार बक्सा में आता है लेंस, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो किसका होता है? तो देखिएगा उस लेंस में आप गौर से देखिएगा, तो किनारे पर पतला होगा, बीच में मोटा होगा। तो कौन लेंस है जो किनारे पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। तो इसका आंसर हो गया क्या? उत्तल लेंस। इसका आंसर हो गया आपका बी, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस होता है। यह भी आउट ऑफ सिलेबस है, बट 10th में ये 2018 से पहले था, हटा दिया है। अब हम लोग देखते हैं 20 के बाद वाला क्वेश्चन। इक्कीस नंबर क्वेश्चन क्या करा गया, ध्यान देखिएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है? कोई चालक है, इस चालक से करंट प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या चीज गतिशील होगा इसमें? ऑप्शन क्या दिया जाए, देखिए यहां पे, परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। चालक में क्या होता है? चालक में करंट कब प्रवाहित होता है? आप जानते हैं कि किसी भी चालक में करंट प्रवाहित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा या तो आयन गति करेगा। यहां पे दोनों दे दिया है, आयन भी इलेक्ट्रॉन में। तो जनरली जो होता है 99% केसेज में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही यहां पे टिक लगाएंगे, आयन को टिक नहीं लगाएंगे। आयन किस में होता है? तो आयन यहाँ पे देखिए चालक है, चालक जानने जनरली क्या होता है ना, तत्व होता है। तो तत्व में ज्यादातर आयन नहीं होकर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की बात होती है। फिर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वही गति करता है। ये सोडियम में पढ़ते हैं Na+1, तो Na+1 जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वही गति करेगा, समझे ना? इस प्रकार से होता है। एल्युमिनियम में पढ़ते हैं ना Al3+, इसका मतलब क्या? एल्युमिनियम में 3 गो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वही गति करता है। तो जब करंट को प्रवाहित करने की बात आती है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, जब भी कोई कहे करंट चल रहा है, करंट है, तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि करंट नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति यही समझता है कि करंट नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इसलिए करंट है उसमें। इलेक्ट्रॉन गति करना बंद कर दिया, करंट नहीं होगा। यूं कहे कि इलेक्ट्रॉन की गति से ही करंट होता है। और इलेक्ट्रॉन गति कब करता है? जब विद्युत विभव होता है। यानी कि जैसे पानी हम रख दिए इस पर, तो पानी इधर उधर नहीं टूट गया, क्योंकि बराबर है। जब हम इसको विभव उत्पन्न करिए, वो ज्यादा करे वो कम करे, तो रूलर के पानी गति करेगा। उसी प्रकार से करंट जब तक प्रवाहित नहीं होता, जब तक इलेक्ट्रॉन के बीच में विभव नहीं होता है। तो विभव उत्पन्न कीजिए, विभव यहाँ का अलग कीजिए, यहाँ का विभव अलग कीजिए, करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। और करंट प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। और एक बात और जान लीजिए इसके साथ ही, कि इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो करंट राइट से लेफ्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, परंतु जान लीजिए इस चीज को कि करंट का जो दिशा होता है इलेक्ट्रॉन की दिशा का ठीक विपरीत होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आना जाहिर है। आपका 40 के बनाना है, 80 को अभी क्वेश्चन आ रहा है, तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एग्जाम में भी रहेंगे।
ये निसंदेह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो 4 हो, 5 हो, 2 हो, 10 हो, जितना हो, तो इसको जान लेने से कोई दिक्कत नहीं है। लगे हाथ इसको जानने में, इसके जानने में साथ ही जुड़ा हुआ चीज है ये सब। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी इसका आंसर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करना है? एम्पियर घंटा, जो एम्पियर घंटा है वह किस चीज का मात्रक है? कौन सा मात्रक है? तो एम्पियर घंटा जो है ये आवेश का मात्रक है। बड़ा अद्भुत लगता है आपको ये सुन के, कि आपको सुन के भी बड़ा अद्भुत, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं है। आप पढ़े हैं कि भाई आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो आवेश का होता है कूलम्ब। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है। आपको यहां पर बताया जा रहा है क्या कि आवेश का एसआई मात्रक, कभी सपना भी नहीं सोचे हो जाएगा कि आवेश का एसआई मात्रक कभी एम्पियर घंटा होगा। मतलब गौर करते ना तो समझ में आता है, क्योंकि एक्चुअली ये आपके लेवल को जांचने के लिए दिया गया है क्वेश्चन। क्यों हो रहा है? देखिए आवेश, देखिए विद्युत धारा बराबर, यानी कि आई बराबर क्या होता है? आवेश बटा टी। आवेश यानी कि क्यू बटा टी होता है। मतलब कि जब आवेश, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फॉर्मूला होता है आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इससे इसका मात्रक क्या निकल जा रहा है? देखिए जरा ध्यान से, क्यू का मात्रक, क्यू माने क्या? आवेश का मात्रक कूलम्ब, समय का मात्रक सेकेंड, या सेकेंड या घंटा, जो भी हो, घंटा ही लेते हैं, सेकेंड तो होता है, मान लीजिए घंटा भी कर सकते हैं। अब जब हम इसमें यहां पे क्या करा जाए, गौर से देखिएगा, एम्पियर गुणे क्या करा है यहां, देखिए इसको समझिए, इसको छोड़िए, सब छोड़िए, आप यहां समझिए क्या दे रहा है ऑप्शन से समझिए। एम्पियर घंटा, इसको समझना क्या है? तो एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है आई का मात्रा माने करंट का मात्रा क्या होता है? करंट का होता है क्या? कूलम्ब, माने कूलम्ब बटा समय। घंटा क्या है? समय ना है, तो समय से समय कट गया तो क्या बच गया? कूलम्ब। और कूलम्ब किसका होता है? आवेश का ऐसे मात्रक होता है। तो यहां से हम लोग कन्वर्ट करके निकालिए, आवेश का मात्रक होता है। अब ये सब भी नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है चलिए 11th में, इसको कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, पहला चैप्टर भौतिकी का यही होता है। तो इसीलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा था, इतना बताया भी नहीं आता डिप्टी 10th में पढ़ना ही नहीं आता, डिप्टी तो कैसे बताया जाएगा आपको? तो यहाँ पे जान लीजिए, मत ज्यादा भारी नहीं है, इसमें समझना आसान है। आप जानते हैं कि ये तो दिया, एक क्वेश्चन दिया आपको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप पहले से जानते हैं। चलिए, एम्पियर मतलब क्या होता है? एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा क्या होता है? कूलम्ब, मतलब कि आवेश बटा समय। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब बटा समय। इसका घंटा क्या है? समय है। समय से समय कट गया तो क्या बच गया? कूलम्ब। और कूलम्ब किसका एसआई मात्रक होता है? आवेश का। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक हुआ? आवेश का। क्योंकि ये आवेश का नहीं, ये एक्चुअली दिखने में लग रहा है क्या कि एम्पियर घंटा, मतलब यह है क्या? कूलम्ब। यह है कूलम्बे है, तो कूलम्ब है, कूलम्ब कहीं पे कूलम्ब रहता है, कहीं पे कूलम्ब रहता है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तो ये यही है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज हुआ। इसीलिए ये इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आवेश का मात्रा भी कूलम्ब और आवेश का मात्रा एम्पियर इंटू घंटा बटा नहीं, एम्पियर इंटू घंटा, दोनों याद कर लीजिए। क्लियर है? तो 22 नंबर हो गया आपका। तो 22 का आंसर हो गया आपका आवेश, माने 22 का आंसर हो गया आपका बी। चलिए 23 नंबर देखिए क्या करा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट कौन है इसमें? तो आप पढ़ते हैं वाट क्या होता है, एक्चुअली वाट है क्या? तो जैसे पता कीजिएगा, मेमोरी को थोड़ा खोलिएगा तो पता चलेगा। वाट जो है ना, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक है। क्या कीजिए? विद्युत शक्ति, क्या चीज का? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। अब विद्युत शक्ति मतलब क्या होता है? कार्य प्रति समय, कार्य के करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कर लीजिए? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, अंग्रेजी में डिफिनेशन होता है। तो कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? दर को क्या कहते हैं? पावर, यानी कि शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ध्यान कीजिएगा, डेफिनेशन से ही यूनिट निकलता है। तो कार्य करने का दर, कार्य का क्या होता है? कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल। जूल दर माने क्या? कार्य करने की दर माने क्या? समय हो गया था, समय का होता है सेकेंड।
तो यही ना हुआ, जूल बटा सेकेंड बराबर वाट, यानी वाट माने क्या नहीं, वाट माने शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। यानी कि इसको आप इसको इसी को इसमें लिख दिया क्या, ऐसे तिरछा करके लिख दिया है। तो इसका ऑप्शन हो गया आंसर ए। क्लियर है, यानी कि जूल प्रति सेकेंड, इसको क्या पढ़ेंगे, जूल प्रति सेकेंड बराबर वाट। क्लियर, चलिए और बात करें किसका मात्रक पूछा है, किसका मात्रक है बताओ, तो क्या बोलेंगे, यहां लिखेंगे विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है वाट, वाट और वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखिए, बहुत ही आसान सवाल आ गया। फिर विद्युत धारा का मात्रक क्या है, अब यहाँ पे ऐसा ही भूल गया है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही नहीं है, समझ लिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक कौन है, एम्पियर वोल्ट ओम वाट। तो अभी पढ़े हैं कि विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक है एम्पियर होता है, ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर हो गया इसका आंसर, 24 का हो गया ए, समझाने की कोई बात नहीं इसमें। चलिए अब जो क्वेश्चन आया लॉजिकली 25 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन, ये आप पढ़े हैं, ये आप पढ़े हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ओजोन वाला परत में पढ़े होइएगा, ग्लोबल वार्मिंग का ओजोन वाला केस में पढ़े होइएगा। तो ये क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसका उत्तरदायी गैस इसमें से O2 का रहा है, NO3 का रहा है, CO का रहा है, NO2 का रहा है। तो मेनली इसमें होता है CO2 गैस, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इस जानते हैं हम लोग नाक से छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अब पता है आपको, बस में जाते रहते हैं तो क्या मान लीजिए वो कार है, बंद कार है, उसमें 10-15 आदमी सवार हैं, है ना, देखते अक्सर आदमी को उल्टी हो जाता है, क्यों होता है, गर्मी महसूस करता है, आपको ठंडा महसूस नहीं होता, क्यों होता है जानते हैं, शीशा बंद है। तो जितना नाक से हम लोग छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब उसमें भरा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है गर्म, उसी से गर्म लगता है। अब पूरा पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड जब आ रहा है तो स्वाभाविक है कि गर्म गैस हो जाएगा, तो पूरे पृथ्वी का पूरा एटमॉस्फेयर का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल, ग्लोबल पूरे विश्व का, और वार्मिंग माने कि गर्म होना, पूरे विश्व का गर्म होना को ही अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका मुख्य कारण क्या हो गया, CO2 गैस। कभी जीवन में नहीं भूलिएगा फिर दोबारा इसको कि CO2 गैस गर्म होता है, क्यों होता है और गर्म क्यों होता है बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वह क्रिया, श्वसन की क्रिया के बाद होता है ना, श्वसन की क्रिया के बाद होता है ये गैस निकलता है। और श्वसन की जो क्रिया होती है आपको जानकर हैरानी होगी, हैरानी क्या होगा, पढ़वे किए हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, श्वसन की जो क्रिया है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, पाचन की क्रिया भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, एनर्जी निकलती है उसमें। तो ये सांस जो है ना, मतलब ऑक्सीजन ठंडा होता है, यूं कहे कि ऑक्सीजन ठंडा और CO2 गर्म होता है। देखिए अकेला आदमी सोइएगा ठंडा में, बहुत ठंडा लगेगा आपको, और 10-15 आदमी के ग्रुप में सोइएगा, फील्ड में सोइएगा, ज्यादा ठंडा नहीं, उतना ठंडा नहीं लगेगा जितना ठंडा आपको अकेले लगेगा घर में। कारण क्या कि CO2 गैस बहुत आदमी छोड़ रहा है ना, एक कमरे में अगर 10 आदमी सोया हुआ है, उसमें CO2 ज़्यादा निकल रहा है तो गर्म लगेगा आपको, हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगा। अकेले सो रहे हैं तो हीटर चला के सोना पड़ेगा आपको ठंडा गर्मी को महसूस करने के लिए, क्योंकि CO2 कम छोड़ रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि CO2 गैस गर्म होता है और इसी से पूरा पृथ्वी का टेम्परेचर जो है ना बढ़ते जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया CO2। और भी गैसेज हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हैं, इसके अलावा भी है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी है। अब इसमें ऑप्शन ज्यादातर सुटेबल क्या हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका CO2, क्योंकि इसके अलावा कोई ज्यादा नहीं दिया। एगो दिया O2 ऑक्सीजन, एगो नाइट्रोजन, एगो अमोनिया, एगो दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया तो करेगा नहीं, CO2 गैस जो है मेन हो गया इसका। ठीक है, इसके अलावा भी गैस सब है, NO2 भी होता है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एगो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। इसको नोट कर लीजिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए इसको, ये सब ग्लोबल वार्मिंग करता है, सब गर्म कर हमारे पृथ्वी को गर्म कर रहा है। जानते हैं कहाँ से निकलता है ये सब निकलता है चिमनी से, धुआं निकलता है उसमें, और जो पेट्रोल और डीजल से गाड़ियाँ चलती हैं उसका जो धुआं निकलता है उसमें यही गैस सब पाया जाता है, खतरनाक गैस सब। और यही कॉज है आज अम्लीय वर्षा का, यही कॉज है आज जल प्रदूषण का, यही कॉज है, यही कारण है इसका मृदा प्रदूषण का, यही कारण है आज वायु प्रदूषण का, और यही कारण है हमारे हृदय रोग का। ये सब इससे जुड़ा हुआ कनेक्शन है।
और इसका कारण स्वयं क्या है, मनुष्य ही है, और मनुष्य ही इसका प्रभाव सबसे ज्यादा झेल रहा है। कभी ब्लड प्रेशर हाई है तो कभी हाइपरटेंशन, कभी लोअर टेंशन, देखते हैं ना, ये सब क्यों हो रहा है, इससे गैस के कारण से हो रहा है। और इसका कारण कौन है, जिम्मेदार कौन है, मनुष्य स्वयं। हम इतना जोर के क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि निबंध लिखने में काम आएगा आपको। ये प्रदूषण पर निबंध लिखना होगा, उसमें लिख दीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग पर निबंध आएगा, उसमें लिख दीजिएगा। ये गैस एक जगह पे काम नहीं आती, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं। इसको जानिए, जानकारी बहुत जोड़ी होते हैं। ये सब जानने से क्या होता है, नॉलेज भी बढ़ता है, पढ़ने में मजा भी आता है। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया इसका, CO2 गैस, यानी कि सी आंसर हो गया इसका। 25 का हो गया आंसर सी। अब हम बात करेंगे 26 नंबर पे। क्या समझ में आ रहा है जी? चलो ठीक है, इसका क्लास हम सोच रहे थे देते, कभी आज तक मेरा सपना पढ़ने तो क्लास ये क्लास में मजा आता है। पूरे विषय साइंस का कहाँ से आएगा कोई ठीक नहीं, उसको यही बना सकता है जिसके पास माइंड प्रॉपरली चलता है, उसको यही समझ सकता है। बाकी से तो वही पाठ वाला क्वेश्चन बनता है, इसमें पूरा चीज़ समझना पड़ता है। देखिए हमारे पास भी क्वेश्चन ही है, बस उसको समझना पड़ेगा आपको लाइन बाई लाइन। देखिए अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा गौर से। 26 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए हैं, शरीर में जो भोजन पचता है वह कौन सी क्रिया है। तो शरीर में जो भोजन पचने की क्रिया है वह जो है ना, ऑप्शन दिया है, उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। कौन सी क्रिया है, तो शरीर में जो भोजन पचता है वह उपचयन अभिक्रिया है। क्या होगा, उपचयन। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का जो क्या होता है, ऐड, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, तो जब भोजन हमको पचना है ना, भोजन जब पचता है तो हम लोग सांस लेते हैं, किसको, ऑक्सीजन हमको चाहिए। जब तक हम सांस नहीं लेंगे तब तक पोषण की क्रिया, पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, एनर्जी हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उपचयन की क्रिया है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कली चूना पर जब जल डालते हैं तब क्या होता है। कली क्या है, कली मतलब सूखा हुआ चूना पर जब हम पानी डालेंगे तो पानी खौलने लगेगा और आग की तरह गर्मी निकलेगा, यानी उष्मा निकलेगा। जब उष्मा निकलता है तो कहलाता है उष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो 27 का हो जाएगा ए, क्योंकि ऑप्शन दिया है उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं, तो उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा इसका, उष्मा निकलती है। बात नहीं कीजिए, ये बाद में है। देखिए अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए अभिक्रियाशील जैसे है ना, तो आपके दिमाग में अभिक्रियाशीलता श्रेणी का जो चार्ट है वो आना चाहिए, और उसमें आप गौर से देखिएगा, ये जो Hg है ना, Hg से ऊपर भी यहाँ पे आएगा आपका Cu, पहले Cu होगा, फिर Hg होगा, फिर Ag, फिर U होगा, है ना। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा कौन है, ऊपर कौन है, तो जो ऊपर होगा ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, तो इसमें Cu ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, कॉपर। 28 का जाएगा ए। इसके लिए आप सक्रियता श्रेणी का चार्ट जो है ना याद कर लेंगे पूरा लाइन बाय लाइन, तभी जाके बना पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। अब है अगला क्वेश्चन, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, जरा देखिएगा इसको क्या कह रहा है। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना, यहां पे चूना नहीं पूछ रहा है, चूना का होता है क्या, CaCO3 बट कैल्शियम कार्बोनेट, परंतु जब उसमें जल मिलाते हैं तो क्या होता है, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। माने कि यहां पे चूना नहीं पूछ रहा है, चूना प्लस जल पूछ रहा है। चूना जल को मिलाएंगे ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल 2 बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, बूझा हुआ चूना। याद रखिएगा इसको, बहुत पूछता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाला है, यार गौर कीजिएगा, आपको ऑप्शन बता रहे हैं, जरा बताइएगा आप लोग। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, देखिएगा जरा गौर से, लाल को कर देता है नीला, तो लाल को नीला कर देता है, तो कौन करता है लाल को नीला, तो लाल को नीला करने का काम करता है क्षार।
क्लियर रखिए, बात को समझिए। लाल को नीला करने का काम करेगा क्षार। क्लियर हो गया। तो इसका पीएच का मान कौन होगा? तो ऑप्शन दिया है 11, 10, 5 और दिया है 10 और 11 दोनों, यानी दोनों। तो क्षार का पीएच का मान हम लोग जानते हैं 7 से ज्यादा होता है, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक वाला मान कौन है इसमें? तो 10 है और 11 है, तो 10 11 दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है। देखिए कनेक्शन कहां से कहां हो रहा है। अब आपको इसके लिए क्या याद होना चाहिए कि क्षार लाल को लिटमस पात्र को नीला करता है। फिर दूसरा चीज क्या याद होना चाहिए, क्षार के पीएच का जो मान है, पीएच का जो मान है वह 7 से अधिक होता है। ये दोनों चीज याद रहेगा ना, तभी जाके क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। ठीक है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए जरा। कोई विलियन, ओ 30 तो हम अभी पढ़े हैं, जस्ट इसको 30 ही पढ़े हैं, यहाँ पे 30 लिख देते हैं, सॉरी ये 30 ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अब जान के लिए यहां पे जो पूछ रहा है एल्काइन कौन होता है, देखिए गौर कीजिएगा। जो एल्कीन और एल्काइन होता है ना, एल्कीन और एल्काइन, देखिए दो बातें हैं, एक है एल्केन और यह है एल्काइन। यह गौर कीजिएगा, एल्कीन एल्केन सबको याद कर लीजिए आप। देखिए पहला है एल्केन और फिर क्या एल्काइन, फिर आप पढ़ते हैं संतृप्त है। ये क्या है? संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्केन और एल्काइन, और दो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो इसमें दो आते हैं, एक आता है एल्कीन और एक आता है क्या? एल्काइन। गौर कीजिएगा, अक्सर बच्चे जो है ना, ये सॉरी यहाँ पे एल्काइन यहाँ पे होता है और यहाँ पे होना चाहिए एल्काइल। अक्सर बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या 31 नंबर क्वेश्चन में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो जनरली दो रूप में होते हैं, एक एल्केन के और एक एल्काइल के। और जो असंतृप्त के, संतृप्त यहाँ लिख लीजिए जरा, संतृप्त ही है, ये संतृप्त है और ये असंतृप्त है। तो इस संतृप्त जो होते हैं दो रूप में होते हैं, असंतृप्त भी दो रूप में होते हैं। और इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो जहां गौर से देख लीजिए सामान्य सूत्र क्या होगा इसका होगा CnH2n+2, इसका CnH2n+1, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। इसमें भी कंफ्यूजन करता है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये आपका VVI टॉपिक में से एक आता है, ये भी याद नहीं रहता है बच्चों को। और आप जितना इजी मोड में इसको देख रहे हैं अभी, उतना ही इजी मोड में अगर याद रख लेते हैं तो बहुत फायदा हमें रहिएगा आप। सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव बनाने में भी काम आएगा आपको। और यह जो 31 नंबर का जो संबंध है, इसे डायरेक्टली संबंध है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जान लीजिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल। इसमें एकल बॉन्ड होता है, एकल बंधन होता है, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्काइन जो है ना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी त्रिआबंध, जिसे कहते हैं हिंदी में बोलते हैं त्रिआबंध, और उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रिपल बॉन्ड। क्या? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ पे 3 गो बंधन, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 गो बंधन रहता है, ये समझना। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 31 का, ये 31 का आंसर हो गया आपका 3 यानी सी। 31 का आंसर हो गया क्या? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? देखिए ग्लूकोज और चीनी हमेशा याद रखिएगा, C6O12H6 या O6, गलती हो गया, C6H12O6, यही इसका होता है चीनी, ग्लूकोज का, सॉरी 32, ये चीनी का हो गया, ग्लूकोज का, सॉरी गलती हो रहा है भाई। ग्लूकोज का अणुसूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। याद कर लीजिए, इसमें कोई लॉजिकल नहीं, मेन बात है याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और एक और आएगा क्या आपका? चीनी का।
चीनी का आगे है क्वेश्चन बताएंगे, चलिए। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका 32 का ए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? उच्च वसा वाले अम्लों के सोडियम के लवण जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? तो याद कर लीजिए, इसका परिभाषा ही होता है साबुन कहते हैं उसको, साबुन। यानी कि आंसर हो गया आपका 33 का ए, साबुन कहते हैं, ये परिभाषा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, क्या है? CHO अभिक्रियाशील समूह किसका होता है? देखिए CHO, देखिए अभिक्रियाशील समूह कहे तो याद कर लीजिए, ये होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह CHO होता है। जैसे कि होता है अल्कोहल का OH होता है, एमिनो का NH2 होता है ना, कीटोन का CO होता है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेट का होता है COOH होता है। उसी प्रकार से आप याद कर लिए एल्डिहाइड का होता है CHO। अभी भी याद नहीं कीजिएगा तो समझिए एक नंबर आपका घट जाएगा उसमें से, साइंस में से, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है, कोई ना कोई एगो रहता ही है। ठीक है, हाइड्रोजन समूह का क्या होता है? आइडोब्रोमो और आइडोब्रोमो क्लोरोफ्लोरो होता है ना, फ्लोरो क्लोरो आइडोब्रोमो, ये होता है। ठीक है, उसको याद रख लिए। 35 नंबर क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है कि बढ़ती है कि बराबर रहती है कि नहीं कुछ होती है? पहला ऑप्शन है घटती है, दूसरा घटती बढ़ती, दोनों घटती है फिर बढ़ती है, फिर करा अपरिवर्तित रहती है, फिर कहती है बढ़ती है। तो याद कर लीजिए, किसी भी आवर्त सारणी में जब आप उसके आवर्त में बाएं से याद कर लीजिएगा, बाएं से अगर दाएं की तरफ जाइएगा तो आकार जो है ना घटता है, कंटिन्यूअसली घटेगा, घटता है आकार। मतलब कि शुरू में बड़ा परमाणु होगा और छोटा परमाणु होता चला जाता है, मतलब कि ऐसे होता है ये आकार। परमाणु त्रिज्या मतलब क्या? त्रिज्या नहीं, ये त्रिज्या नहीं कहते हैं इसको, ये छोटा होता चला जाएगा इस प्रकार से। याद रखिए, त्रिज्या यही ना होता है, त्रिज्या मतलब आकार। जब भी ना परमाणु त्रिज्या का है, परमाणु आकार का है, बात बराबर है ना। त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, सीधा बात है। त्रिज्या तो ये बाएं से दाएं जब बढ़िएगा आप तो ये क्या होगा आपका? घटता हुआ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए ये याद करने की चीज है, आप याद कर सकते हैं, इसका गुण होता है आवर्त सारणी का। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आ गया कि कुछ तत्व का नाम दे दिया है, अब इसको वही बच्चा बना सकता है जिसको आवर्त सारणी सही से याद है, समझ है। इसमें दिया है लिथियम ऑक्सीजन, क्या कौन कौन दिया? लिथियम, ऑक्सीजन और कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन। हाँ फ्लोरीन। अब देखिए इसमें कौन कौन चीज दिया, कैसे दिया है, कैसे बनाइएगा इसको। तो इसको कौन बना लेगा जिसको आवर्त सारणी का ज्ञान होगा। अब ये देखिएगा तो आवर्त सारणी में आप जहाँ देखिएगा तो ये दूसरा नंबर आवर्त में पाया जाता है। आवर्त सारणी आप निकालिएगा तो दूसरा नंबर आवर्त में इसको आप पाइएगा, ठीक है। और दूसरा नंबर आवर्त में ना, पहला में हाइड्रोजन रहता है, हीलियम, फिर दूसरा में लिथियम से शुरू होता है, लिथियम है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है सोडियम, नीचे आता है। आपको सर ये कैसे आपके दिमाग में, तो भाई इसको आप पढ़िएगा ना तो समझ में, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आवर्त सारणी निकाल लीजिए, देखिए उसमें कि है कि नहीं है, जैसे बोल रहे हैं। तो एक बात आप गौर करके देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिए इस बात को। आवर्त सारणी जो आप पढ़ते हैं तो पहला में पढ़ते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम, और फिर हीलियम के बाद जस्ट इधर से स्टार्ट होता है दूसरा नंबर में क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ से जाता है। और फिर यहाँ से शुरू होता है क्या, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इतना। तो दूसरा में ये होता है। और आप एक बात और गौर की होइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इधर होता है धातु और बीच में जो है ना, बीच में आपको जैसे कार्बन पे ये होगा उपधातु, बीच में थोड़ा सा उपधातु, क्या उपधातु, देखिए कनेक्शन कैसे जोड़ रहा है, उपधातु और उपधातु। और इधर जो होगा ना, इधर बाएं तरफ दाएं तरफ होगा अधातु,
गौर कीजिएगा। तो ऐसा इससे क्या इसका संबंध है, तो आपको एकदम अभी दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि अधातु का गुण बढ़ना चाहिए, अधातु का गुण बढ़ना चाहिए। तो आपके दिमाग में जब कह अरे भाई अधातु का गुण कौन होता है, धातु का गुण कौन होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको देख लीजिए। धातु का गुण क्या होता है, उसी में एक रासायनिक गुण में आप देखिएगा कि धातु जो होता है विद्युत धनात्मक होता है और अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या जानते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन देता है और प्लस आयन बना लेता है, धन आयन बना लेता है। मतलब धातु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और ऋणायन बना लेता है। ठीक है, तो विद्युत ऋणायन बनाया ना, इसीलिए कहते हैं विद्युत ऋणात्मक है वो। तो विद्युत ऋणात्मकता इधर ज्यादा होगी, इधर धनात्मकता होगी, प्लस आयन बनेगा, इधर माइनस आयन बनता है, इधर के जो भी तत्व होंगे याद कर लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को। ये सब अधातु है, कार्बन के बाद जितना देख रहे हैं सब अधातु, ये सब अधातु है। इधर देख रहे हैं ना ये सब धातु है। तो अधातु के गुण कौन बढ़ेगा, तो जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे ना तो अधातु वाला गुण बढ़ेगा। इधर से इधर जा रहे थे, कौन आ रहा है, देखिए धातु था इधर जा रहे थे क्या, अधातु। तो देखिए नाइट्रोजन अधातु है, उससे अच्छा धातु ऑक्सीजन है, उससे अच्छा धातु फ्लोरीन है, और नियॉन तो अक्रिय गैस, उसकी बातें मत कीजिए। नियॉन अक्रिय गैस है, पता होना चाहिए, किसी से विक्रिया नहीं करता है नियॉन, उसके अंतिम ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विशेष आप कक्षा में समझते हो, पढ़े होइएगा इस चीज को। अब यहाँ पे जानिए, तो अधात्विक गुण बढ़ेगा कैसे, ऐसे जाने पर, माने कि बाएं से दाएं जाने पर। तो जो दिया हुआ है उसको बाएं से दाएं में सजा दीजिए। तो सबसे पहले क्या है, लिथियम, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन आ रहा है, इसमें से तो क्या इसमें बेरियम है, तो बेरियम डाल दीजिए। उसके बाद कौन आ रहा है उसमें, बेरियम के बाद बोरॉन है क्या, नहीं बोरॉन है। कार्बन है क्या, हाँ कार्बन है। नाइट्रोजन है क्या, नाइट्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन है क्या, हाँ है। फिर ऑक्सीजन के बाद क्या, फ्लोरीन है क्या, फ्लोरीन है। नियॉन है क्या, नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सजा दिए। तो मतलब ऐसे। तो अधातु कौन अच्छा होगा, ये ज्यादा अधातु होगा अच्छा, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये। कैसे सर, धातु तो नहीं, लिथियम तो धातु है, तो ये भाई धातु में भी अधातु ये गुण कुछ ना कुछ होगा ना। तो आप ये याद कर लीजिए ना, बाएं तरफ जो होगा सबसे खराब अधातु होगा, जैसे दाएं बढ़ते जाएंगे अच्छा अधातु आते चले जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से अधात्विक गुण ऐसे बढ़ता है, ठीक है। मतलब बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण आता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, और इसको वही बना सकता है जिसको धातु अधातु का गुण याद है और जिसको सारणी याद है। मतलब कि आवर्त सारणी जो आप पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपका, उसको आप याद कर लेते हैं। सब नहीं, कम से कम 20-25 तक याद कर लीजिए भाई। दुगो वर्ग याद कर लीजिए, दुगो वर्ग ऐसे ऐसे याद कर लीजिए, दुगो समूह याद कर लीजिए, अक्रिय गैस याद कर लीजिए, उपधातु याद कर लीजिए। इतना तो याद कर सकते हैं ना आप। पूरा याद करने के लिए भाई पूरा 118 याद नहीं कर सकते हैं अभी आप, चाहिए तो कर भी सकते हैं, बट उतना समय नहीं, एग्जाम नजदीक है। तो कम से कम धातु का अलग कैटेगरी, अधातु का कुछ नाम, उपधातु का कुछ नाम याद कर लीजिए, और पीरियोडिक टेबल को बढ़िया से बैठ कर देखिए एक बार, बहुत कुछ छुपा हुआ है उसमें। चलिए अब हम लोग चलते हैं 36 के बाद। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, इसका आंसर दिया हुआ है बी में है, तो बी। तो यह भी आपसे अछूत हो गया था, आपको लग रहा कि सर समझाए नहीं क्यों है। ऐसी बात नहीं है, ये सब बातें नहीं, ये बातें इसी से जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई थी इसी बातें, इसीलिए आपको थोड़ा माइंड लगाने पे समझ में आ जाता, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्या नंबर हो गया, 36। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलिकॉन क्या है, अभी हम बताए हैं जस्ट कि आवर्त सारणी को जरा आप देख लीजिए। आवर्त सारणी से ही क्वेश्चन बनेगा। इधर अधातु, इधर धातु, उधर अधातु, और बीच में उपधातु होता है। जब उपधातु को पढ़िएगा ना आप, दिया हुआ कोई अलग कलर से दिया होगा, इधर हरा कलर से दिया हुआ, दूसरा कलर से, और बीच में कुछ दूसरा कलर से दिया होगा, किसी में पीला रहता है, किसी में सफेद होता है, जो हो, तो उसी को याद कर, कुछ तो है ही, उसमें एक सिलिकॉन भी है।
सिलिकॉन क्या है? ये जो आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न यही है कि ये सिलिकॉन है क्या? तो सिलिकॉन उपधातु है। देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा, क्या उपधातु है? जरा गौर से रुके तो जाइए, देख लीजिएगा कि हमको भी संशय हो रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा है कि नहीं। आवर्सानी है किसी के? 38वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक है? फिर वही बात आ गई, सारणी याद होना चाहिए। कौन सा सारणी? आवर्त सारणी। विद्युत धनात्मक कौन होगा? धातु। धातु विद्युत धनात्मक होता है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है, कार्बन, क्लोरीन, एगो फास्फोरस, एगो सोडियम Na, तो इसमें से Na होगा। Na जो है ना, Na, तो सोडियम जो होता है, सोडियम Na+1 होता है, तो ये धनात्मक होगा। विद्युत धनात्मक कौन होगा? सोडियम। तो 38 का हो जाएगा आपका सी। 39 नंबर क्या है? टिहरी बांध जो है वो किस प्रदेश में है? तो ये आपका भूगोल का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में ही टिहरी बांध परियोजना है, और यह 1978 ईस्वी में बनाई गई थी। ये टिहरी, बात नहीं कीजिए, ये यूपी में है और 1978 में इसको शुरुआत की गई थी। कब? तो इसका आंसर हो गया ए। ये भूगोल का क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। 40 नंबर क्या करा है? निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर खाता है? एकदम सिंपल है, पोटेशियम को खाता है, तो इसमें पोटेशियम का ऑप्शन है ही नहीं है, सोडियम है। चलिए, मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन, तो इसमें सोडियम आंसर हो जाएगा इसका, सोडियम। अब क्यों रखा था? पता है कि बहुत अभिक्रियाशील होता है, वातावरण के नमी और वायु से, वायु में जो उपस्थित जल होता है उससे अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए उसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ये पता है आपको। चलिए, अगला 41 नंबर, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। मतलब अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक मतलब होता है सर्फ। तो अपमार्जक से ऑप्शन क्या देते हैं? देखिए, सुनिए क्या दे रहा है। सर्फ एक्सल, इजी सर्फ, शैम्पू, सभी बनता है इससे, जो गंदगी साफ करने, तो तीनों होता है। सर्फ एक्सल सर्फे हुआ, सर्फ होबे कर, इजी सर्फ होबे करता है, शैम्पू, सब बनता है इससे। तो अपमार्जक का प्रयोग उपरोक्त सभी को बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ये आपको हम बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे सौर प्लेट के बारे में, आप नोटिस नहीं की होइएगा, मगर आज के बाद एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत ही पुराना और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि सौर जो प्लेट होता है उसमें जो प्लेट लगाते हैं छत पर सूरज की रोशनी देने के लिए, कहते हैं कि बैटरी चार्ज होता है, उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन होता है, इसमें सब में सिलिकॉन होता है। यहाँ पे देखिए Si, सब में सिलिकॉन होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सिलिकॉन, यानी कि 42 का हो जाएगा आपका बी। अब देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? गौर कीजिएगा, ऑप्शन। तो अभी सीएनजी से हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 43 का आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि 2Cu + O2 मिलकर बनता है 2CuO। मतलब कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण, विस्थापन। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुटता है, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि Cu में O जुट गया है, तो ऑक्सीकरण। इसका आंसर हो गया ए। अब है 45 नंबर, देखिए जरा क्या करा है। निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं है? यहां पे संतुलित नहीं है, कौन नहीं है ये पता करना है। तो जरा गौर से देखिएगा, तो इसमें कौन नहीं है? तो देखिए, पहला नंबर जो दिया है क्वेश्चन, वो दिया है H2 + Cl2 अभिक्रिया करने पर 2HCl। ठीक है, तो इसको जरा देखिए, हाइड्रोजन 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो, तो ये संतुलित है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि संतुलित है। दूसरा क्वेश्चन जो है PbNO3 और इसमें है क्या? PbO + NO2 प्लस इसमें क्या है जी? क्या है?
O2 है। तो इसमें जो देख रहे हैं हम लोग O2 है, तो यहाँ पे देखिए Pb कै गो है, Pb यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई बात नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, तो नाइट्रोजन इसमें जो है, अच्छा इसमें 2 भी लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन 1 गुने 2 2 गो है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 गो है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 गो है, तो ये असंतुलित है। देख रहे नाइट्रोजन यहाँ पर क्या गो, 1 गुने 2 2 गो है, यहाँ पर 1 गो है, तो ये असंतुलित है। तो आपको संतुलित करने के लिए नहीं कह रहा है कौन असंतुलित है, तो ये नंबर हो जाएगा बी। ऐसे आप चेक कीजिएगा आगे भी, देखिए हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, सब संतुलित, 4 गो, इधर 2 गो है, इधर 2 गो है, सब सही है। के 2 गो, क्लोरीन 2 गो है, ठीक है। ऑक्सीजन 6 गो, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूना 6 गो, सब संतुलित है, सिर्फ बी असंतुलित है, ठीक है। हाँ सर। अरे ऊपर बैठे, ऊपर बैठे ना, ऊपर क्लास में, ऊपर क्लास खाली होगा। अरे ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ है? चलिए थोड़ा सा रोकिए, तो थोड़ा सा 46 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करा है, चालू है, करा है उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है। तो सिंपल सी बात है, उदासीन का 7 होता है, क्षारीय का 7 से अधिक होता है और अम्लीय का 7 से कम होता है, याद रखिए। तो इसका नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप पीएच इसका याद कर लीजिएगा। तो ये इसका आंसर हो गया ए, 7 होता है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। अब ये चीज आपको बहुत ही फोकस करने की बात है कि दुर्बल कौन है। तो याद कर लीजिए, अभी आप नहीं जानते तो याद कर लीजिए क्या चीज, कि जो ऑप्शन दिया इसमें क्या, HNO3, फिर दिया क्या HCl, फिर दिया क्या H2SO4 और एक दिया क्या CH3COH। ये जो आपका ऑप्शन दे रहा है इसमें से चुनना है कि कौन सबसे कमजोर अम्ल है, मतलब कि सबसे कम पावर वाला अम्ल है। तो कैसे बनाइएगा, दुर्बल माने क्या होता है, दुर्बल माने कमजोर, दुर्बल है, कौन दुर्बल है इसमें, कमजोर कौन है। तो याद कर लीजिए इस चीज को। देखिए HNO3, HCl और H2SO4 ये काफी प्रबल अम्ल है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल नहीं, अम्ल का बाप है, बहुत ही पावरफुल है ये। इसमें से नाइट्रिक अम्ल और HCl तो काफी पूछिए मत कीजिए, ये काफी खतरनाक अम्ल है, उससे ज्यादा खतरनाक है, उससे कम खतरनाक है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये जो देख रहे हैं CH3COH, ये साइट्रिक अम्ल है, क्या अम्ल है, साइट्रिक। और ये पाया जाता है किसमें, सिरका में, सिरका पढ़े, सिरका में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, पढ़े होइएगा, सिरका में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, ये साइट्रिक अम्ल है। तो ये कमजोर है क्योंकि वनस्पति से प्राप्त होता है, कमजोर है ये रासायनिक पदार्थ से प्राप्त होता है, ये मजबूत है। जो भी वनस्पति से प्राप्त होता है ना, चाहे टमाटर से, चाहे मक्खन से, चाहे सबसे, ये थोड़ा सा कमजोर अम्ल होता है। जो जंतु से प्राप्त होता है, जो रासायनिक से प्राप्त होता है, वो थोड़ा मजबूत अम्ल होता है, याद करिए। ये सब पादप से प्राप्त होने वाला है, पादप वाला कमजोर होता है, जंतु वाला थोड़ा मजबूत होता है, उससे ज्यादा खतरनाक होता है रासायनिक वाला। तो रासायनिक अम्ल जो होता है वही खतरनाक, जंतु अम्ल थोड़ा कम खतरनाक, और पादप हार्मोन जो है, पादप अम्ल जो है, तो ऐसे हम लोग खाते हैं, सिरका हम डालते हैं हम लोग खाना में, नींबू का रस शरबत बनाकर पीते हैं हम लोग, आंवला खाते हैं हम लोग, दही खाते हैं हम लोग, मक्खन खाते हैं हम लोग, सब में तो अम्ल है, आप जानते हैं। मक्खन में ब्यूटीरिक अम्ल है, दही में लैक्टिक अम्ल है, और नींबू में साइट्रिक अम्ल है। क्या है नींबू में, कौन है, हाँ। तो ये सब अम्ल प्राकृतिक पदार्थ है ना, प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब आसानी से, बहुत दुर्बल अम्ल तब खाते हैं, कोई खराबी होता है, नहीं खाता है। नींबू का रस पी लेते क्या होता है, दांत खट्टा हो जाता है, ये नहीं होता है। आंवला खाते दांत खट्टा रहता है, और कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होगा। खराबी करता है क्या, नहीं, फायदा करता है वो, है ना। दही खाते हैं हम लोग, लैक्टिक अम्ल है, खराबी करता है क्या, नहीं, फायदा होता है। मक्खन खाते हैं, ब्यूटरिक अम्ल है, क्या फायदा होता है उससे। ये तो मगर ये सब पी लीजिएगा नहीं धोखा से, ये सब बड़ी हानिकारक है, ये पीते ही आँख जला देगा। और आप जानते हैं ऐसा खतरनाक आपके होता है पित्ताशय में होता है,
आपके शरीर के अंदर भी होता है ऐसा अम्ल। चलिए, तो अम्ल का जानकारी प्राप्त हो गया। ये कौन सबसे कमजोर है, तो ये है आपका साइट्रिक अम्ल CH3COOH जो है ना सबसे कमजोर अम्ल है। क्लियर हो गया। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, शायद यहाँ पे 48 होगा, सॉरी यहाँ पे 42 हो चुका है। 48 नंबर क्या कर रहा है, हाँ क्रायोलाइट। ये क्रायोलाइट जो है ना किसका अयस्क है, तो देखिए आपको यहाँ पे अयस्कों की कुछ सूची यहाँ पर दे देते हैं, उस सूची में से आप नोट कर लीजिएगा कौन किसका अयस्क है। ये एक सूची यहाँ याद कर लीजिए। एक्चुअली में यहाँ पे जो क्रायोलाइट जो है ना ये एल्युमिनियम का अयस्क है, फिलहाल आप याद कर लीजिए। ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है डी, और किसका कौन अयस्क होता है इसका सारणी याद कर लीजिए। आप नहीं जाने होइएगा क्योंकि उतना नहीं पढ़ना था आपको, घबराने की बात नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका। चलिए, ये 49 नंबर क्या कर रहा है आपका, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है। 9th में आप पढ़ते हैं तत्व और परमाणु संख्या, तो उसमें आप पढ़ते हैं, इसमें दिया 17, 18, 19, 20। तो आप चारों का जान लीजिए, 17 क्लोरीन होता है, 18 आर्गन होता है, 19 क्या होता है आपका पोटेशियम होता है, और 20 होता है कैल्शियम। तो आपका पूछ रहा पोटेशियम कौन है, तो 19 हो गया। 19 कितना नंबर पे है, सी पे, तो सी ऑप्शन हो गया इसका। 9th का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ गया, ठीक है, इसीलिए आप याद करते हैं 9th में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या कर रहा है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ जो बनाया गया संस्था, इंटरनेशनल संस्था, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल को क्या कहा जाता है, किसका नाम है इसका। तो ये जो फॉर्मिक अम्ल है, ये फॉर्मिक अम्ल रखा गया है मेथेनोइक अम्ल को। तो मेथेनोइक अम्ल क्या आता है, CH3CH2O2 ये होता है आपका मेथेनोइक अम्ल। और यही मेथेनोइक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक नाम है क्या, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल मतलब उसी का नाम है। ये रासायनिक, ये हो गया आपका सामान्य नाम, और ये हो गया आपका मेथेनोइक जो है वो कौन नाम हो गया, IUPAC नेम। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर जो वैज्ञानिक होंगे उसका नाम क्या दिए हैं, उसका नाम दिए हैं क्या चीज, तो मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। अब आप इसको निकाल के देखिएगा तो ये कैसा आ जाएगा जानते हैं, इसमें CO इसमें आप निकालिए, इसको आप देख लीजिएगा कैसे है, बट यहाँ याद कर लीजिए मेथेनोइक जो अम्ल होता है ना ये फॉर्मिक अम्ल को ही कहते हैं, ठीक है, उसी का IUPAC नेम होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, क्या नंबर था जी, 50 नंबर, 50 नंबर था। तो 50 का आंसर कितना हो गया आपका, मेथेनोइक अम्ल A हो गया, इसका आंसर हो गया A। अब बात करते हैं हम लोग 51 नंबर पे। 51 में क्या करा, इथाइल एल्कोहल, यहाँ पे करा है इथाइल एल्कोहल का गुणसूत्र पूछ दिया। देखिए गुणसूत्र नहीं होता है, यहाँ पे अणुसूत्र होना चाहिए, गलती से कहा गया। अणुसूत्र क्या है, तो इथाइल अल्कोहल को आप याद कीजिए, एथाइल तो मेथ एथ, तो मेथ जैसे कोई याद तो हो गया तो एक, और एथ हो गया तो C2H5 हो जाएगा और OH हो जाएगा। ये किस में है देख लीजिए आप, C2H5 OH C में है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आए मेथ होता है, मेथ में क्या होता है N बराबर 1, एथ में क्या होता है 2, एथ मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक होता है ना। N बराबर जब 1 होता है तो मेथ, N बराबर 2 तो एथ, N बराबर 3 तो प्रोप, N बराबर 4 तो ब्यूट, N बराबर 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 तो नोन, 10 तो डेक। इस तरह से याद करते हैं ना रूट शब्द, उसी से हम लोग बना लिए। क्या यहाँ पे दिया था क्या, एथाइल, तो एथाइल से एथ समझ लिए, तो एथाइल में लगा दिया क्या C2 लगा दिए, N बराबर 2 ले लिए, और CH में से 1 होता है, तो CA क्या था उसका सामान्य सूत्र CnH2n+1, तो 2n 2 दूना 4, 4 1 5 होता है ना, CnH2n+1, इसी में जुटा है OH,
सामान्य सूत्र ये हो गया, इसी पर बैठा दिए सी बराबर 1 सी बराबर 2, यहाँ एन बराबर 2 रख दिए तो क्या होगा 2 गुने 2 प्लस 1 OH बन गया एथाइल, क्या एथाइल अल्कोहल बन गया। तो इस तरह से बनाते हैं हम लोग। गुण सूत्र काट के यहाँ पे क्या कर लीजिएगा अणु सूत्र। चलिए ये भी हो गया आपका। अगला है इसमें 52 नंबर, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका सी। क्लियर है। इसका एल्काइन कौन है इसमें, तो इसको पहले मिटा देते हैं तो समझाएंगे एल्काइन कौन है। क्या नंबर है 52, हाँ 52 नंबर। 52 नंबर में क्या कर रहा है कि इसमें से एल्काइन कौन है, तो एल्काइन में जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें रखिएगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपको देखिए नाम है एल्काइन मेथ एथ 2 रखिएगा तो 2H2 गुने 2 माइनस 2 तो C2H क्या जाएगा 4 माइनस 2 क्या जाएगा C2H2 बन गया। निकालना सिखा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं कि C2H2 होता है, निकालना सीख लीजिए। इसका सामान्य सूत्र पे रख दिए बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसका, तो इसका आपसे आंसर क्या होगा 52 का आंसर हो गया आपका ए। 52 का आंसर ये हो गया। अब देखते 53 नंबर देखते हैं हम लोग। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है पहला ग्लूकोज का है, बी नंबर जो है ना इसका ऑप्शन क्या C12H22 और O11 ये जो है चीनी कहते हैं इसको। चलिए ये तो याद करने की चीज है। 54 नंबर क्या करें, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है, तो एसिटिलीन जो गैस होती है उसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन पाए जाते हैं। तो एसिटिलीन गैस होता किसे कहते हैं, पहले एसिटिलीन किसे कहते हैं, तो एसिटिलीन जो गैस होता है क्या नंबर है 54 नंबर। ये आपका एथ मेथ एथ, तो इसमें बनता है एसिटिलीन गैस एथ मेथ से, तो इसमें डालने पे मेथ यही है मेथ एथ एसिटिलीन। इसी C2H2 को कहते हैं क्या, C2H2 को कहते हैं क्या, इसी गैस को कहते हैं जो गैस है ना 52 नंबर में, वही 54 नंबर में पूछा है। एसिटिलीन जो है ना क्या नाम इसका 54 नंबर में एसिटिलीन इसी को कहते हैं, किसको, जो आपको क्या है एथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को ही एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है याद कर लीजिए इसको, एकदम उसका नाम है एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल को ही क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसका नाम रख दिए क्या नया नाम यहाँ पे एसिटिलीन, क्या एसिटिलीन इसी का नाम है जिसको हम कहते हैं C2H2। आप इसको आप बनाइएगा देखिए तो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा जरा गौर देखिए। क्यों, कार्बन कार्बन के बीच क्या को बंध बनाइएगा भाई, कार्बन 4 को बंध बनाता है, 3 को बंध बना दिए, क्या को बंध है ना इसमें 3 को, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 पूरा प्रमाण के साथ, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका डी नंबर, इसका ऑप्शन हो गया डी पूरी प्रमाण के साथ। चलिए ऐसा नहीं कि आपको सीधे डी बता दे रहा, देखिए कैसे हुआ है, क्या नाम है उसका IUPAC नेम, क्या कहते हैं उसको, क्या अनुसूत्र है उसका, कैसे संरचना सूत्र लिखते हैं, कैसे बॉन्ड निकालते हैं, ये सारा चीज बता रहे हैं यहाँ पे आपको। क्या इसका सामान्य सूत्र ये भी दिया गया है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है अगला। हाँ ये जो 55 नंबर क्वेश्चन है एक्चुअली ये आप पढ़े ही नहीं है, फिर आउट ऑफ सिलेबस। 55 नंबर क्या कर रहा है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग आने वाले बीज, तो ये अंकुरित बीज का उपयोग किया जाता है, इसमें नहीं पढ़े थे शायद आप, इसका ऑप्शन होगा बी अंकुरित बीज, आउट ऑफ सिलेबस। चलिए कोई बात नहीं। अगला है मानव विक्र किस प्रणाली का एक हिस्सा, मानव का जो विक्र है ना किडनी, किसका है विक्र माने क्या किडनी, किडनी किसका भाग है, किसका भाग हिस्सा है, पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का, परिवहन का,
तो मेनली किडनी क्या करता है, खून को साफ करता है, पेशाब को अलग करता है, खून को अलग करता है, तो उत्सर्जन का काम करता है किडनी, है ना। किडनी खराब हो जाएगा तो उत्सर्जन की क्रिया रुक जाएगी। तो यहाँ पे हो गया सी, उत्सर्जन। 56 का हो गया सी। चलिए आप देखते हैं हम लोग 57 58 देखते हैं क्या है। पौधे में जाइलम क्या करता है, पानी को ले आता है, भोजन को, एमिनो एसिड, ऑक्सीजन। तो जाइलम क्या करता है, नीचे के पानी को ऊपर ले आता है, तो पानी को ले जाने का काम करता है ये, तो ए हो गया। अब फ्लोएम क्या करता है, खाना को पहुंचाता है। जाइलम पानी को ले आता है, फ्लोएम खाना को पहुंचाता है। क्लियर, याद रखिएगा इसको, ये 9th का क्वेश्चन ही है और 10th में भी है। अगला क्वेश्चन क्या है आपको, यहाँ पे श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है। तो श्वसन जो हम लोग करते हैं सांस, तो किसका श्वसन, प्रॉब्लम आता है किसका श्वसन, तो हम लोग यहाँ पे दिया है क्या, दौरान कौन सी गैस निकलती है, बड़ी उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। फिर यहाँ पे पौधा में श्वसन की हमारा, चलिए हम ही लोग श्वसन हम ही लोग में होता है, पौधा में नहीं, पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हम लोगों में श्वसन होता है तो CO2 गैस निकलता है। तो लिखेंगे क्या, CO2। तो 58 का हो गया क्या, CO2। CO2 का यानी कि ए नंबर ऑप्शन। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या नंबर, टाइम नहीं भागल जा रहा है भाई, 58 हो गया, 59 60 61 59 नंबर क्या कर रहा है, फलों को पकने में निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। तो फलों का जो पकना है ना, वो ऑक्सीन नहीं, जेब्रेलिन नहीं, एथिलीन करता है। एथिलीन जो है ना, ये भी नहीं पढ़ना था, एथिलीन जो हार्मोन होता है पादप हार्मोन, वो फलों को पकाता है, याद कर लीजिए, एथिलीन। तो ये उसका आंसर हो गया सी, पादप हार्मोन है ये, 9th में पढ़ना था। चलिए देखिए अगला 60 नंबर, न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जानकारी हासिल करता है। तो न्यूरॉन में जो होता है ना, द्रुमिकाएं जो निकलता है सोड़ की तरह, द्रुमिकाएं जो होता है ना, ऐसे साइड से निकलता है ऐसे, द्रुमिकाएं उसी से होता है। द्रुमिकाएं को ही अंग्रेजी में कहते हैं डेंड्राइट। तो ऑप्शन जो इसका है ना डेंड्राइट, ये हो गया ऑप्शन ए। तंत्रिकाक्ष का जो पढ़े ना आप, तो उसके साइड में द्रुमिका जो दिखा सोड़ जैसा निकल आता है, सोड़ जैसा, वही बाहर के सूचनाओं को ग्रहण करता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं द्रुमिकाएं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं डेंड्राइट्स। देखिए अंग्रेजी में डाल दिया डेंड्राइट्स। हाँ देखिए 61 नंबर देखिए, तो निम्नलिखित में कौन आपातकालीन हार्मोन है, जान लीजिए। एड्रेनालिन जो होता है ना, एड्रेनालिन आपातकाल में निकलता है मस्तिष्क से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस किसी में नहीं निकलता है ना, तो वो घबरा जाता है, क्या करे पता नहीं क्या करे। तो ये क्या आता है इसका, एड्रेनालिन, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी है, पढ़ना है, 10th में पढ़िएगा, एनसीईआरटी में तो मिलेगा आपको। अगला है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया है, जो इच्छा से करते हैं। कौन इच्छा से करते हैं, उल्टी इच्छा से नहीं करते हैं, दिल की धड़कना इच्छा से नहीं होता है। तो चबाना, यहाँ पे लार भी अपने से निकलता है, वो हम नहीं कर सकते हैं। चबाना हमारा ऐच्छिक क्रिया है, मतलब वह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। जो अनैच्छिक नहीं है मतलब ऐच्छिक है। तो कौन ऐच्छिक है, चबाना, हम चबा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इसका हो गया आपका डी। अगला है, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ दिया कि मानव गर्भ की अवधि कितनी है, माने महिला के पेट में बच्चा कितना दिन तक रहता है। तो यहाँ पे रहता है 9 महीना, और 9 महीना में अगर हमको दिन करना है तो क्या करेंगे, 30 से गुना करेंगे, तो 9 3 27 370 दिन रहता है गर्भ में। हाँ 270 दिन रहता है, क्लियर है। तो 270 दिन हो गया, तो नॉर्मल क्वेश्चन था, महीना को दिन में बदलना था। आपको क्या घंटा, कितना घंटा रहता है, तो घंटा करने के 60 से गुना कर दीजिए। सेकेंड कितना रहता है, 60 से गुना और कर दीजिए, सिंपल सी बात है। कैसे कोई बच्चा अपने माँ के पेट में क्या सेकंड रहता है, तो 270 गुने 60 गुने 60 कितना सेकंड रहता है, क्लियर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला है 64 नंबर, ये क्वेश्चन भी आपके नहीं था सिलेबस में। हाँ, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1973 में हुआ था ये, ठीक है। तो ये आपका नहीं, 1973 में नहीं हुआ था, 1900 गंगा एक्शन प्लान 64। ये वाला क्वेश्चन है 1985 में हुआ था,
गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लीजिए बुलाइए। मुकुलन द्वारा किस में जन्म होता है? ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, अमीबा में, कोई नहीं। तब मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ईस्ट कर लीजिए, 65 का हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट नहीं कीजिएगा, ईस्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बीमारी श्वसन से संबंधित नहीं है? तो श्वसन से संबंधित नहीं है तो कौन कौन है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, सीओडी। सीओडी हाँ, बी और सी होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर होगा। अगला है, मनुष्य में और अन्य मांसाहारी जीव में किसका पाचन नहीं होता? मनुष्य, कोई भी जीव, मांसाहारी जीव। जय गुरुदेव के अनुसार, बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि जो मांसाहारी जीव होते हैं, जब मनुष्य मांस खाते हैं, वो एक चीज नहीं पचा सकते हैं, क्या? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है, ये बाबा जय गुरुदेव जी कहे हुए हैं, और ये जय गुरुदेव का बात एकदम बिल्कुल सही है। सेल्यूलोज जो होता है ना, शाकाहारी जीव ही पाचन कर सकते हैं, वो हरी घास उसमें पाया जाता है। कच्चा साग आप लोग खाते हैं ना, तो उसमें सेल्यूलोज होता है, उसका पाचन हम लोग नहीं कर सकते हैं। शाकाहारी जीव ही, जो शाकाहारी पूर्ण शाकाहारी होगा वही पचा सकता है उसको, मांसाहारी जीव या मनुष्य जल्दी नहीं करता है। अगला देखिए, ये 9वां का क्वेश्चन है। अगला है, ब्रेन लिखा गया, ब्रेन होता है। ब्रेन हैमरेज का कारण क्या है? तो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से होता है ब्रेन हैमरेज। माथा में चल जाता है खून, तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ब्रेन पूरा काम करना बंद कर देता है। समझ गए? तो ये आपका हो गया 67 का हो गया बी, और 68 का हो गया आपका सी, हाइपरटेंशन। ये भी क्वेश्चन लगा है। निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप का उदाहरण है? परजीवी पादप का में कोनो है ये नहीं है भाई, गलती दे दिया क्वेश्चन का ऑप्शन। देखिए यहां पे दे दिया क्या, परजीवी पादप कौन है? तो परजीवी पादप इसमें कोई नहीं है। कौन होगा? एगो परजीवी पादप होता है अमरबेल होता है परजीवी पादप, जो दूसरे पौधा पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। परजीवी पादप अमरबेल है, जो ऑप्शन है ये नहीं है इसमें, इसका ऑप्शन है गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 70 नंबर, हृदय में रक्त के संपूर्ण भाग में पंप कौन करता है? फेफड़ा द्वारा, नीला द्वारा, आलिंदो द्वारा? तो नीला नहीं, फेफड़ा करता है। सिर्फ फेफड़ा ही है जो खून को भेजता है सभी भागों में। ठीक है, नीला ले आता है, आलिंद ले आता है। समझ गए? मेन काम करता है फेफड़ा, भेजने का काम करता है फेफड़ा द्वारा। नीला, अच्छा मान लिया आप कहते हैं सभी, मान लिए सभी मार दिए, तो क्या हो जाएगा? नीला आलिंद दोनों हो जाएगा। यहां पर प्रश्न है कि हृदय से रक्त का संपूर्ण भाग में पंप किया जाता है, कौन करता है? भेजता कौन है? किसके द्वारा जाता है? पाइप नहीं पूछा है, आलिंद और नीला नहीं, मेन इसका है फेफड़ा। फेफड़ा ही लिखिए, फेफड़ा से ही जाता है वो सीधे, फेफड़ा पंप कर देता है उसको सीधे तक जाने के लिए। तो इसका आंसर हो गया क्या? 70 का ए। आप लोग सभी मारे हुए हैं। देखिए हाइड्रा में कौन सा आलिंगी जनन होता है? तो मुकुलन होता है हाइड्रा में। जनन संचालित रोग है, जनन से संबंधित कौन रोग है? कौन ऐसा रोग है जो संभोग करने से होता है? तो देखिए सिल्फिस भी होता है, एड्स भी होता है, गोनोरिया भी होता है। तीनों बीमारी ऐसा है जो संभोग के दौरान ही होता है, संभोग से ही, अनियंत्रित संभोग से होता है। यानी कि जनन संचालित रोग कौन है? तीनों में से सभी, ये सभी हो जाएगा। तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, सभी। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन होता है? तो पुष्प का बाहरी भाग बाह्य दल पुंजी होता है, यानी कि 73 का हो जाएगा आपका बाह्य दल पुंज, यानी कि ए। हरा कलर का पुष्प, फूल में हरा रंग का नहीं होता बाहर, नीचे दल पुंज हरा रंग का, उसी पे पोखरी रहता है लटकल, तो उसको कहते हैं दलपुंज, बाह्य दलपुंज, वही होता है सबसे बाहरी भाग। अच्छा अगला का प्रश्न है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीबॉडी होता है, ए। ई भी आपको नहीं पढ़ना था, ए एंटीबॉडी होता है ए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ब्लड ग्रुप ए, एंटीबॉडी ए, ऑप्शन भी ए। चलिए दोनों तीनों ए हो गया। अगला 75, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन से होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, उसी से होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित कौन नियंत्रित नहीं करता है? इंसुलिन तो करता है भाई, रक्त की ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं करता है।
अब इसको आपको पता नहीं है 75 अभी एट ए पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 75 नहीं पता हमको। 76 देखिए क्या है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? पादप में कौन वृद्धि हार्मोन है, कौन बढ़ाता है? तो पादप में वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन है जो ना, वही बढ़ाता है पादप हार्मोन। ए 76 का हो जाएगा ए। जिब्रेलिन बढ़ाने का काम करता है, पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन क्या है? हार्मोन स्रावित होता है कहां से? तो अंतस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। जो हमारे शरीर में अंतस्रावी ग्रंथियां होती है उसी से स्रावित होता है। 77 का भी हो जाएगा आपका ए। 78, 79 और ये रहा 80। चलिए देखिए आंसर अब। 78, मनुष्य के मुख में कितने जोड़े लाल ग्रंथि होते हैं? मनुष्य के शरीर में मुख में 4 गो लाल ग्रंथि होता है। 4 माने क्या जोड़ा? 2 जोड़ा। तो 2 जोड़ा हो गया। 2 जोड़ा नहीं, सॉरी 3 जोड़ा होता है, 6 गो होता है। गलती 6 गो होता है। 78 78 हो गया आपका। 78 का जाएगा सी। 6 गो होता है, 6 यानी कि 3 जोड़ा। अगला है एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन होता है मेल में होता है, मेल हार्मोन है। क्या मेल माने क्या? पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन जो दाढ़ी मूछ निकालता है, आवाज भारी करता है, इसको कहते हैं एंड्रोजन। अगला है मटर का प्रयोग करने वाले कौन व्यक्ति थे? मटर का प्रयोग करने हुए थे मेंडल थे। मेंटल नहीं थे, मेंडल थे। चलिए यही है आपका आज का सॉल्यूशन और नया सॉल्यूशन शुरू हो गया है। यही था आपका सॉल्यूशन। बहुत लेट हो गया, जाइए।